संवैधानिक पद जो है सो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जो भी होते हैं माननीय, वो सब माननीय, पहले बोलने से पहले माननीय लगाया जाता है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमारे नेता का आचरण का कम से कम 1% भी उनको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे नेता। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहाँ माथे पर लगाना पड़ेगा। दरभंगा के शहर में आकर इस तरह अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी को जो आप अपमान करने का प्रयास करते हैं, देश आपको नहीं माफ करेगा, देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। मामले पे आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या विषय है? देखिए, विषय यही है कि 2 दिन पूर्व कांग्रेस के नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का दरभंगा आगमन हुआ था किसी सभा में। उस सभा के दौरान उन्होंने जो जातीय जनगणना पर ढोल नगारा पीटते नजर आए, उन्होंने जो कहा यह जातीय जनगणना हमने करवाया, उसी पर जो है उसी का खंडन करने के लिए जनता दल यूनाइटेड एनडीए परिवार जो है तो वो आवश्यकता आन पड़ी है, करे कोई और ढोल नगारा पीटे कोई, उसी पर कुछ तथ्य के साथ हम आप लोगों के सामने खंडन करने जा रहे हैं। उनका क्वेश्चन था जातीय जनगणना की मांग दबाव हमारा है। हमने नरेंद्र मोदी जी से संसद में कहा कि उन्हें जातीय जनगणना करानी पड़ेगी, और इस शब्द का जो प्रयोग किया उसमें जो है तुमताम राजनीति भाषा में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। हमने उनसे कहा कि संविधान को माथे पर लगाकर फैसला करना होगा। हमने दबाव में आकर नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना की घोषणा करवाई। इस सब तरह का जो शब्द, जबकि जवाब में उसका है जवाब जाति जनगणना पर एनडीए का स्पष्ट रुख है। जाति आधारित सर्वेक्षण सबसे पहले बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति जनगणना बिहार राज्य में हुआ। दूसरा, राहुल गांधी सिर्फ भाषण दिया और फैसला बिहार की सरकार ने लिया। तीसरा, जब यूपीए सत्ता में थी तो उन्होंने 10 साल में जाति जनगणना की कोई पहल क्यों नहीं की? 3 प्रमुख मांगे, सही तरीके से जाति जनगणना कराई जाए जैसा तेलंगाना में हुआ, इनका वह क्वेश्चन है। दूसरा, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में आरक्षण दिया जाए अति पिछड़ा, ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्गों के लिए। तीसरा, SC ST सब प्लान का बजट जो उनका हक है उन्हें दिया जाए, उसे पूर्ण तरह लागू किया जाए, यह उनका क्वेश्चन है। एनडीए का जवाब स्पष्ट है, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण पर दोहरा मापदंड। कांग्रेस शासित राज्यों में आज तक प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया? बिहार में तकनीकी संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, ईबीसी, SC ST के लिए पूर्ण आरक्षण की नीति पहले से ही लागू है। राहुल गांधी को इसके बारे में जानकारी नहीं या वह अनदेखी कर रहे हैं। तीसरा, मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा, क्रीमी लेयर की सीमा में बढ़ोतरी और EWS आरक्षण लागू किया, जो 70 साल में पहली बार एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुआ। वंचित समाज के साथ हो रहा है अन्याय, यह उनका कहना है राहुल जी का। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ शिक्षा व्यवस्था में अत्याचार होता है, पेपर लीक, एग्जाम में बाधा और कैरियर को रोकने की साजिश की जाती है। 90% गरीब तबकों के लिए देश में कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है, जबकि एनडीए का स्पष्ट जवाब है SC ST सब प्लान पर एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है। बिहार की एनडीए सरकार ने SC ST बजट में लगातार वृद्धि की, योजनाएं पारदर्शिता तरीके से लागू हो रही है, जैसे शिक्षा प्रोत्साहन, छात्रावास, स्कॉलरशिप, प्रतियोगिता, कोचिंग, उद्यमिता, विकास। बिहार में जो है पंचायती राज में 50% आरक्षण, उसमें SC ST 20%। कांग्रेस राज में सही पैसा घोटालों में डूबता था, जबकि एनडीए ने इसे जमीन पर पहुंचाया है। राहुल गांधी जी राजस्थान में रीट एवं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक पर मुंह खोलिएगा। 2023 में तेलंगाना SSC हिंदी पेपर व्हाट्सएप के जरिए लीक हुआ, इंडी गठबंधन की सरकार थी। दूसरा, तेलंगाना सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, जिसमें परीक्षा रद्द कर दी गई, इंडी सरकार गठबंधन की सरकार थी। तीसरा, 2022 राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। 2021 महाराष्ट्र MHADA के 14 इंजीनियरिंग पदों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इंडी गठबंधन की सरकार थी।
2025 कर्नाटक UPUC प्रारंभिक शिक्षा के भौतिक पेपर लीक, पहले 3 पन्ने ऑनलाइन लीक हुए। इनकी सरकार थी। बिहार की घटना और जन समर्थन, बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। प्रशासन ने रोका, फिर वो पीछे के रास्ते से जनता से मिलने पहुंच गए। ये राहुल जी का क्वेश्चन है, जबकि जवाब में पुलिस द्वारा रोकने की बात ड्रामा और झूठ। अगर पुलिस ने रोका तो आप आ कैसे गए? यह पूरा बयान सिर्फ भावनात्मक ड्रामा है। पुलिस कानून के मुताबिक काम करती है, VIP सुविधाओं के लिए नहीं। यही वही कांग्रेस है जिसने आपातकाल में संविधान विरोधी प्रेस पर ताला लगाया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस तरह जो है उनका निजीकरण और अन्याय पर हमला, उनका जो सवाल है, कॉर्पोरेट घरानों जैसे अंबानी के हाथ में सारा सिस्टम चला गया, मनरेगा की सूची, सरकारी योजना, संविदा नौकरियां, तब के जैसा कब्जा, देश के शिक्षा एवं मेडिकल सिस्टम से वंचित वर्गों को रखा गया। जवाब है 90% बनाम 10% की राजनीति, विभाजनकारी सोच एनडीए सरकार का। एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चलती है। समाज को तोड़ने का काम कांग्रेस करती है। जातियों के बीच नफरत और विभाजन की राजनीति राहुल गांधी की एकमात्र योग्यता बन गई है। अंबानी अडानी का नाम लेकर नौटंकी करना आसान है, पर कांग्रेस के शासनकाल में इन्हीं से चंदा लिया जाता था। देश जानता है। सत्ता परिवर्तन का वादा, जैसे ही हमारी सरकार आएगी बिहार या केंद्र में, हम सारी व्यवस्था बदलेंगे। उनका जवाब आश्वासन है, वंचित तबकों को उनका संवैधानिक अधिकार और सम्मान देंगे। जवाब है शिक्षा और नौकरियों में पारदर्शिता। एनडीए सरकार ने BPSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन पारदर्शिता और समयबद्ध बनाया है। कांग्रेस और लालू राज में परीक्षाएं ही नहीं होती थी, घोटाले होते थे। बिहार में रिकॉर्ड संख्या में शिक्षण नियुक्ति, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले गए। कांग्रेस से सवाल पूछिए, जवाब एनडीए दे रही है। भावनात्मक अपील उनका जो है, मैं आपके घर में हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, आपकी शक्ति मेरे पीछे है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकते। जवाब सत्ता बदलने की धमकी जनता तय करेगी। जनता का समर्थन खो चुके राहुल गांधी अब भावनात्मक अपीलों से सहानुभूति जुटाना चाहते हैं। बिहार और देश की जनता काम देख वोट देती है, जाति देखकर नहीं। एनडीए की सरकार ने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, किसान, गरीब के लिए काम किया। यह हमारे साथ जनादेश है। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, निश्चित रूप से जो है बिहार वह अग्रणी राज्य है जहां जाति जनगणना नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में करा के और उसको पारदर्शिता के साथ आप जो है आपने जो है तो रिपोर्ट जारी कर दिया, जिसको एक आम आदमी देख सकता है। उन्होंने तेलंगाना मॉडल पर जो है भाषण दिया, तेलंगाना मॉडल पर जो है तर्ज पर जो है तो बिहार का या देश का जो है तो जनगणना होना है। बिहार का जनगणना हो चुका है, जिस पर जो आज नरेंद्र मोदी ने एनडीए की सरकार में घोषणा कर दी कि देश में जो है जाति जनगणना बिहार के तर्ज पर होगी। लेकिन इन्होंने नया जो है 2 दिन पहले जो दरभंगा आगमन में आके जो नया तेलंगाना मॉडल की बात कर दी है, उसमें हम जानना चाहते हैं कि तेलंगाना रिपोर्ट की पारदर्शिता कहाँ है। बिहार ने 215 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसे कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है। लेकिन तेलंगाना उनकी रिपोर्ट कहाँ है, कितने पन्नों की है, क्या कोई उसका कवर पेज देख पाया है? रिपोर्ट कोई सारांश या जातिवार आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है? अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो तो पारदर्शिता कैसी? दूसरा, सर्वेक्षण की तैयारी और वैज्ञानिक पद्धति। बिहार सरकार ने सर्वेक्षण से पहले 214 जातियों की सूची जारी की। हर जाति को कोड दिया गया, एक अतिरिक्त कोड अन्य के लिए रखा गया। इस तरह कुल 215 जातियों का सर्वे हुआ। तेलंगाना में कौन सी जातियाँ शामिल थी? कोई सूची है, कोई कोडिंग है, सिस्टम है? अगर नहीं है तो डेटा की प्रामाणिकता कैसे मानी जाए? तीसरा, मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण। बिहार ने मुस्लिम समाज को भी वर्गीकृत किया, सम्मानित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। तेलंगाना में ऐसा कोई वर्गीकरण सामने नहीं आया है। ईबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है तेलंगाना में? कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। सवालों की संख्या बनाम गुणवत्ता। तेलंगाना में 54 सवाल पूछे, बिहार ने केवल 17। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेलंगाना के 54 सवालों में ईबीसी, ओबीसी, सवर्ण या दलित की स्पष्ट जनसंख्या मिली है? नहीं। बिहार के 17 सवालों ने जातिवार पलायन के आंकड़े दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों की स्थिति उजागर किया, जाति और वर्गीय असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर किया। 54 सवालों का घोड़ा अगर गंतव्य तक नहीं पहुँचे, अगर 54 सवाल हम करते हैं और वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचे, तो 17 सवालों का गधा बोझ उठाकर अगर सटीक रिपोर्ट दे देता है तो बेहतर कौन है? वह घोड़ा जो सिर्फ नाचता है, या वह गधा जो बोझा लेकर गंतव्य स्थान तक पहुँचता है? पलायन की वैज्ञानिक
विश्लेषण। बिहार ने सिर्फ यह नहीं पूछा कि कौन सदस्य बाहर गया, बल्कि यह भी पूछा कहाँ गया, राज्य के अंदर या बाहर, क्यों गया, शिक्षा, नौकरी या मजबूरी। इसके जरिए जातिवार पलायन का आकलन, रोजगार एवं शिक्षा की जातिगत पहुंच का विश्लेषण, नीतिगत हस्तक्षेप के स्पष्ट सुझाव मिले हैं। तेलंगाना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संसाधनों की जातिवार पहुंच, बिहार ने रिपोर्ट में यह बताया किस जाति के पास कितना लैपटॉप है, कितने दुपहिया वाहन, चारपहिया है, किनके पास बैंक खाता है, किनका जमीन है, किनका टीवी है, आदि मोबाइल। तेलंगाना की रिपोर्ट इन पहलुओं की अनुपस्थिति है। दलित वर्गीकरण का दावा नया नहीं है। तेलंगाना सरकार कहती है कि उन्होंने दलितों को 3 वर्गों में बांटा, लेकिन बिहार सरकार ने 2007 में ही दलित और महादलित का वर्गीकरण कर लिया था। अलग योजनाएं शुरू की, उनके परिणाम ये दिखे हैं। निश्चित रूप से जो है दलित महादलित करके आज जितने भी बिहार में पंचायत से लेकर नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद में अगर वहाँ के अगर जो है तो विकास मित्र हैं तो वह महादलित परिवार से आते हैं। तेलंगाना का मॉडल बिहार की नकल मात्र है। बिहार ने ट्रेंड सेट किया, तेलंगाना ने उसे फॉलो किया। सर्वे की प्रक्रिया वैज्ञानिक या तत्कालिक, तेलंगाना एक चरण में सर्वे खत्म कर दिया। शुरू के साथ ही समाप्त हो गया। बिहार में 2 चरण में हुआ, पहले घर की गिनती, फिर व्यक्ति की गिनती। जनगणना आयोग की मान्य पद्धति के अनुसार अगर आयोग 70 वर्षों से इसी पद्धति पर काम कर रहा है तो तेलंगाना ने उससे बेहतर पद्धति खोज ली। ऐसा दावा करने वाले को इसे सिद्ध करना होगा। सर्वे स्टाफ की संख्या और टेक्नोलॉजी का प्रयोग, तेलंगाना ने 94,863 गणनाकार और 9628 सुपरवाइजर, पुरानी तकनीक। बिहार ने 2,64,000 गणनाकार ऐप आधारित मॉडर्न तकनीकी का इस्तेमाल इस गणना में जो है किया। घरों और जनसंख्या की आंकड़ों में विसंगति, 2011 में 63 लाख घर, 3.5 करोड़ लोग, 2014 में 1 करोड़ घर और 3 करोड़ 68 लाख लोग, 2025 में 1.15 करोड़ घर और यहाँ जनसंख्या में 3,70,000 करोड़ लोग। 11 वर्षों में 12 लाख घर बैठे, लेकिन जनसंख्या सिर्फ 2 लाख का हुआ। मतलब एक घर में 2 लोग भी नहीं रहते हैं। यह तर्क संगत नहीं है, यह आंकड़ों का पागलपन है। ओबीसी कम हुए, सवर्ण बढ़े, कौन सी गणित चाहिए? ओबीसी जनसंख्या, ओबीसी का, ईबीसी का, लेकिन आप जो जनगणना में दिखा रहे हैं ओबीसी घट गए और अग्री जाति सवर्ण बढ़ गए। NSFS के अनुसार तेलंगाना में ओबीसी 50 से 52%, तेलंगाना रिपोर्ट कहती है सिर्फ 46.25%। जब देश में सवर्ण जनसंख्या घट रही है तो तेलंगाना में उल्टा बढ़ तो रही है। वैधता का प्रश्न, भारत सरकार ने साफ कहा अगली जनसंख्या में जातिगत जनगणना आयोग द्वारा ही करवाई जाएगी। राज्य सरकार की जातिगत जनगणना संवैधानिक नहीं है तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए 2011 में जातिगत जनगणना आयोग से क्यों नहीं करवाई। क्योंकि कांग्रेस के सरकार में जो है 2011 में एक जनगणना हुई जिसमें आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना शामिल थी। जानबूझकर जनगणना आयोग को हटाया ताकि आंकड़ा कभी सार्वजनिक न हो सके। आंकड़ा छुपाओ नीति कांग्रेस की पुरानी रही है। 2011 की SECC आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। कर्नाटक का जातिगत सर्वे दबा हुआ है, अब तेलंगाना का भी वही हाल है। अगर तेलंगाना मॉडल राष्ट्रीय मॉडल बना तो देश कभी जातिगत आंकड़ा नहीं देख पाएगा। निष्कर्ष, बिहार मॉडल पारदर्शी, वैज्ञानिक, संवैधानिक, वर्गीय विश्लेषण वाला है। तेलंगाना मॉडल ढोल बजाओ, डेटा छुपाओ, प्रक्रिया बिगाड़ो। बिहार का लीडर, तेलंगाना फॉलोअर है। बिहार ने रास्ता दिखाया, बाकी राज्यों को उसी रास्ते पर चलना है। निश्चित रूप से आप लोग जो है विगत 20 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में, NDA के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इस बिहार में सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, दीक्षा हो, पर्यावरण की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, न्याय की बात हो, न्याय के साथ विकास की बात हो, सबका जो है साथ, सबका विकास के साथ जो नीतीश सरकार का जो कुछ योजना है, जो राज्य का योजना और देश ने उन्हें अपनाया है, जैसे जातिगत जनगणना, जैसे आप देखिए साइकिल योजना, पहले बिहार पोशाक योजना, बिहार ने जो है तो यह दर्शाया है कि बिहार में इस तरह की योजना जिसको देश ने अपनाया। अभी नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राज्य सरकार, बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को लेकर और पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी है इसकी घोषणा करके निश्चित रूप से बिहार मॉडल को आगे बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो दिखाया है देश उसे अपनाया है। यही
आज का प्रेस इसी जातिगत जनगणना पर था। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो दरभंगा आगमन पर उन्होंने जो अमर्यादित शब्दों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के बारे में जो तुम ताम जैसे शब्दों का प्रयोग किए हैं वह निंदनीय है। मैं इस प्रेस के माध्यम से उनका घोर निंदा करता हूं। और यह बिहार देख रही है आने वाले 2025 में इसी बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। इस बार जो है 225 फिर से नीतीश, यह एनडीए का लक्ष्य है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का सरकार बनेगा एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल। पता है कि जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी जी ने मंच से नरेंद्र मोदी जी के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कहाँ तक उचित? देखिए, यह तो निश्चित रूप से असंवैधानिक बात है। अगर हमारा देश लोकतंत्र और यहाँ निश्चित रूप से जो है संवैधानिक पद जो है सो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जो भी होते हैं माननीय, वो सब माननीय, पहले बोलने से पहले माननीय लगाया जाता है। वैसे लोग, अब वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बीच में जो है अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। और अभी अभी जो है पड़ोसी देश से जो सिंदूर ऑपरेशन का जो युद्ध जो समाप्त हुआ है 3 दिन चलने के बाद, मालूम ही होगा कि पहलगांव जैसे घटनाक्रम पर जो है भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो स्टेप लेना पड़ा अपने पड़ोसी देश के लिए। 2 दिन समाप्त भी नहीं हुआ, आपका दरभंगा आगमन होता है। इस तरह से पूरा देश दुनिया जो है मोदी जी का जो है सो नाम ले रहे हैं कि नहीं, आतंकवाद को अगर जड़ से कोई समाप्त करता है तो वह भारत देश ही होगा। और भारत देश ने हमने घर में घुस कर मारने का काम किया, लेकिन 2 दिन बाद आप आते हैं अपने ही प्रदेश में और दरभंगा के शहर में आकर इस तरह अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी को जो आप अपमान करने का प्रयास करते हैं, देश आपको नहीं माफ़ करेगा, देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। किस विषय पे पीसी बुलाई है और क्यों आप लोग नाराज हैं? जनता दल यू के सभी जिलों में जिला प्रवक्ताओं के द्वारा आज आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले देश के प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे। वो संविधान लेके चलते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा को खुद तार कर दिए दरभंगा आकर के। उनका परमिशन टाउन हॉल में था और उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में ज़बरदस्ती छात्राओं के बीच में जाकर के अपना संवाद किया। जो हॉस्टल राजनीति का जगह नहीं होता है, हॉस्टल पढ़ाई लिखाई का जगह होता है और वहाँ वंचित बच्चों के विकास, पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया जाता है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले उसी संविधान को उन्होंने ताक पर रखा और जितने भी गपबाजी की उन्होंने, जितनी भी घोषणाएँ की, जितने भी बातें बोली, सभी के सभी एकदम लफाजी और एकदम इसको बकवास कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत सर्वेक्षण बिहार में सबसे पहले बिहार में कराया था, जातिगत सर्वेक्षण। क्योंकि बिहार सरकार के अंदर जातीय जनगणना करने का पावर नहीं होता है। और सर्वदलीय कमेटी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिले थे और जातीय जनगणना कराने का अनुरोध किया था। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सहमति कुछ दिन ही पहले कैबिनेट से पास करा दिया। पूरे देश के लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा लिया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में अनर्गल प्रणाम करना और अपने को क्रेडिट लेना, ये क्रेडिट तो 100% नीतीश कुमार जी को और एनडीए गठबंधन को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। लेकिन अगर पूरा देश जब कभी जातिगत जनगणना की बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बिहार से ही होगा और बिहार जातिगत जनगणना का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को मिलेगा, जिनकी प्रेरणा से आज भारत सरकार ने ये जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। दूसरा चीज़ कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आरक्षण का प्रोविज़न नीतीश कुमार जी 20 साल पहले से, चाहे वो पंचायती राज का मामला हो, एकल पद आरक्षण हो, चाहे स्टूडेंट का रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे नौकरी में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने का मामला हो, चाहे 10% EWS का जो रिजर्वेशन अपर क्लास के लोगों को दिया गया है, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, सभी लोगों को जो काम देने का काम किया, रिजर्वेशन देने का काम किया, पूरे देश ने इसको अपनाया है। वो राहुल गांधी जी के गपबाजी से, उनके भाषणबाजी से, झूठ फरेब की राजनीति से यहाँ के बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता मान चुके हैं। और इन्होंने जो काम किया है वह देश के सर्वांगीण, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए जो इन्होंने काम किया है वह काबिल तारीफ है। इसका कोई काउंटर नहीं है, किसी भी देश के नेता के पास इसका जवाब नहीं है। ये माइलस्टोन है बिहार के लिए। और जो इन्होंने काम किया है, जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे बिहार के डेवलपमेंट
सीट का मामला हो, पुल पुलिया, रोड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी काम इन्होंने किया है, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी, खास करके दरभंगा में तो विकास की गंगा बही है। और नीतीश कुमार जी को ये सारा क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि जहाँ राज्य सरकार का परमिशन नहीं होता वहाँ केंद्र सरकार भी कोई काम नहीं कर सकती है। और अभी हम लोग का डबल इंजन का सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए सरकार को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं और ये सारा क्रेडिट अपने नेता को जातिगत जनगणना कराने के लिए देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू, जय नीतीश कुमार। 2025 से 30 अब फिर से नीतीश, यही संकल्प है जदयू का। जय हिंद, जय भारत। नेता अध्यक्ष ईश्वर मंडल जी हैं, हम लोग के जिला के प्रभारी केदारनाथ भंडारी जी हैं, बड़े नेता वरिष्ठ नेता पप्पू भाई जी हैं, चंद्रकिशोर महतो जी हैं, और सभी लोग, हम लोग अशोक झा जी हैं, और सभी लोगों ने हम लोग आज आप लोगों को बुलाए थे। आप लोग हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, जय। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि एनडीए के नेताओं के द्वारा अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, जिस कारण परमिशन नहीं दिया गया। उनको तो परमिशन दिया गया था टाउन हॉल में, उनके नेता के द्वारा जिला प्रशासन से ये मांगा गया था, टाउन हॉल के लिए पैसा जमा भी किया गया था। अंबेडकर छात्रावास में आप लोगों को खुद पता होगा कि आज तक किसी नेता का वहाँ संवाद नहीं हुआ है। वो राजनीति का अड्डा नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई का अड्डा होता है। यदि वो इतना ही नौजवानों के लिए काम करें, बहुत सारा जगह था वहाँ जाकर के नौजवान से बात कर सकते थे। आजकल यूट्यूब, मीडिया, आप लोग जैसे लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आप वहाँ से भी बात कर सकते थे। लेकिन जानबूझ करके ये सरकार को मतलब अपना हाईलाइट होने के लिए अपनी छोटी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। और ख़ास करके एक चीज़ से मुझे सख्त एतराज़ है कि जब संविधान लेके आप चलते हैं तो संविधान की मर्यादा को खुद अंगीकार कीजिए, तब ना आपकी बात को कोई फॉलो करेगा। आपने तो संविधान की मर्यादा को ही ख़त्म कर दिया। इसलिए हमको उनकी बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हमारे नेता का आचरण का कम से कम 1% भी उनको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का आचरण, राजनीतिक आचरण, शुद्धता, पारदर्शिता क्या है बिहार के अंदर, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है।